देखिए आज का टॉपिक है धारावाही परिनालिका की ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व। पहले इसकी एनर्जी निकालें, फिर एनर्जी डेंसिटी। और ऊर्जा घनत्व आप जानते हो, घनत्व जिसमें भी लग जाए। जैसे आप नॉर्मल घनत्व की बात करते हो तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आप आवेश घनत्व को पढ़ा आपने पहले चैप्टर में। अब आवेश घनत्व हालांकि थोड़ा अलग तरीके से था, लेकिन उसमें भी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आवेश बटे आयतन। वो एक अलग बात थी कि आवेश बटे आयतन भी था, आवेश बटे क्षेत्रफल भी था, आवेश बटे लंबाई भी थी। ऊर्जा घनत्व है तो ऊर्जा बटे आयतन। तो घनत्व जिसमें लग जाए समझ लो उसमें आप आयतन का एक तरह से डिवाइड कर दो। तो चलिए वो तो बात की बात है, पहले हम धारावाही परिनालिका की ऊर्जा की बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई धारावाही परिनालिका है और धारावाही परिनालिका में आपने आई विद्युत धारा मान ली है। परिनालिका की लंबाई को आपने L मान लिया है। इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल n ले लिया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। ये आप जानते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इसकी ऊर्जा कैसे निकाली जाए। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित आप कर रहे हैं, बैटरी लगाई, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ऑन करते ही करंट जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाती है। यानी इनिशियली इसमें जो विद्युत धारा है वो परिवर्तित हो रही है, वो बढ़ रही है। इसका मतलब धारा का मान परिवर्तित हो रहा है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो, अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि अगर यहां धारा में थोड़ी देर की, चाहे ये मोमेंटली हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है ये क्षण भर के लिए हो रहा है, लेकिन है तो सही। तो क्षण भर के लिए जब धारा में परिवर्तन होगा तो B इक्वल टू होता है परिनालिका के अंदर म्यू नॉट N I। इसका मतलब B का मान बदल रहा है, और B का मान बदल रहा है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी स्वप्रेरण की वजह से। यानी इसी कुंडली में धारा परिवर्तित हो रही है और इसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो इस धारा के बढ़ने का अपोज करेगा। ध्यान दीजिए जरा बात को। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी एक वर्क कर रही है, बैटरी जो है वर्क कर रही है इसमें करंट फ्लो कराने के लिए। लेकिन वो जो करंट फ्लो हो रही थी वो जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करना चाह रही थी, लेकिन उसमें इंडक्शन की वजह से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से एक प्रेरित धारा और उत्पन्न हो गई, या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया जो इस धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा है। अब एक बात बताइए भाई, नॉर्मली ये धारा जीरो से आई हो जाती, लेकिन इस धारा के परिवर्तित होने की वजह से यहां एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, मान लो E। और अब ये जो E है इस धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा है और बैटरी इस धारा को बढ़ाना चाह रही है। इसका मतलब बैटरी को एक एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, एक अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। यहां पर बैटरी एक तो कार्य कर रही है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने में वो अलग चीज है, लेकिन प्रेरण की वजह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया उसके विरोध करने की वजह से, इसके बढ़ने का विरोध वो कर रहा है, इस वजह से वहां पर बैटरी को एक अतिरिक्त कार्य और करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो अतिरिक्त कार्य किया जाता है वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित, उसी को कहते हैं परिनालिका की ऊर्जा। तो मेन काम अब हमारा ये है कि वो जो अतिरिक्त वर्क हो रहा है उस वर्क को कैलकुलेट करके लाइए, और वो वर्क जो होगा वही हमारा क्या है, इसकी ऊर्जा है। तो वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, कौन कर रहा है भाई, इसकी वजह से बैटरी कर रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, इस विद्युत वाहक बल के अगेंस्ट। ये उसका विरोध कर रहा था विद्युत धारा के बढ़ने का। अब जैसे ही आप इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, E इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस के L DI ओवर dt। ये उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अब धारा के बढ़ने का विरोध करेगा, धारा को रोकना चाहेगा। इसका मतलब बैटरी को एक अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध में, इसके अगेंस्ट। तो बैटरी के द्वारा इसके अगेंस्ट किया गया वर्क। अब लेकिन बैटरी क्या प्रवाहित कर रही है, विद्युत धारा,
और विद्युत धारा को ऐसे भी कह सकते हैं आवेश की प्रवाह की दर। तो मान लो अब यहाँ क्या धारा लगातार बदल रही है, धारा जब लगातार बदलती है उस केस में आप पहले छोटा सा वर्क निकाला करें और फिर बाद में इंटीग्रल करके तब आप टोटल वर्क निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पहले एक छोटा सा आवेश dq आवेश प्रवाहित करने में वर्क निकालना चाहते हैं। देखिए वर्क की जब भी बात आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात आती है या मैग्नेटिज्म में आप देखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला पोटेंशियल की डेफिनेशन से देखते हो V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W इक्वल टू हो जाता है Q इनटू V, ये होता है फॉर्मूला। और V मान लीजिए V की जगह पे आप अगर E कह रहे हो, उसको विद्युत वाहक बल के रूप में कह रहे हो तो E इंटू V हो जाएगा, E इंटू Q हो जाएगा। अब लेकिन यहां पर एक छोटे से चार्ज की बात करते हैं कि dq चार्ज प्रवाहित कराने में कितना कार्य किया जाएगा, किसके द्वारा, इस E के द्वारा। तो किया गया जो कार्य होगा वो भी छोटा सा कार्य होगा, तो dw इक्वल टू E इंटू dq। लेकिन आपको माइनस और लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ये उसके धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा था, इसलिए उसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है। तो dw जो हो गया वो हो गया माइनस के E dt। E की वैल्यू आप जानते हो, अभी अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली है, E की वैल्यू पुट कर दोगे तो dw इक्वल टू माइनस का E की जगह पे आ जाएगा माइनस का L di ओवर dt और इनटू dt। माइनस माइनस प्लस हो गए तो dw इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का L, एक काम और कर सकते हो, इस dq अपॉन में dt ले लो, तो इसको मैंने लिख दिया dq ओवर dt और इनटू di। और dq ओवर dt ये क्या हो जाता है, ये आई हो जाता है, आवेश के प्रवाह की तरफ विद्युत धारा होती है, तो ये हो गया Li di। ये आपका dw निकल कर के आ गया है, छोटा सा वर्क निकल कर के आ गया। अब कुल वर्क निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल। तब कुल कार्य के लिए आप इसका इंटीग्रल करोगे तो इधर W आ जाएगा और इंटीग्रल Li di। अब d के साथ क्या आ रहा है, I। जब d के साथ जो चीज होती है लिमिट हमेशा उसी की लगाई जाती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो हमारी करंट कहां से कहां तक बदल रही है, 0 से I तक, इसका मतलब लिमिट लग जाएगी 0 से I। हो सकता है मैंने कहीं स्मॉल बना दिया हो, कहीं कैपिटल, तो उससे कोई मतलब नहीं है, करंट का मतलब I है। अब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो L तो कांस्टेंट के बाहर आ गया, I का इंटीग्रल हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से I। 1/2 को बाहर ले लो, ये L हो गया, एक बार अपर लिमिट लग जाएगी I स्क्वायर माइनस 0। तो ये वर्क डन W इक्वल टू निकल के आपका आ गया 1/2 Li स्क्वायर, ये वर्क डन निकल के आ गया। और इस वर्क डन को ये आप क्या कह रहे हैं, यही इसकी ऊर्जा है। तो ये एक तरह से इसीलिए इसकी एनर्जी ऊर्जा U इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन की बात और करूंगा। जब आपने टॉपिक पढ़ा था संधारित्र वाला तो वहां भी आपने इस चीज को समझने की कोशिश की थी कि भाई संधारित्र की ऊर्जा निकाली थी। वास्तव में संधारित्र और ये परिनालिका ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। किस हिसाब से कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो काम करता है, वो मैग्नेटिज्म में वो काम करता है। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र होता है और परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है ना। संधारित्र की जो ऊर्जा होती थी उसका फॉर्मूला था U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हालांकि 3 फॉर्मूले थे लेकिन मेन इसको हम याद रखते थे हाफ MP स्क्वायर की तर्ज पर कि हाफ CV स्क्वायर, और यहां इसकी ऊर्जा के लिए फॉर्मूला निकल करके आ रहा है हाफ Li स्क्वायर। अब बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की, तो चलिए पहले यहां ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। तो आप इसकी ऊर्जा घनत्व निकालोगे तो ऊर्जा घनत्व इक्वल टू क्या हो जाता है, मान लो स्मॉल u दिखा रहा हूं मैं उसको, स्मॉल u b लिख देता हूं। तो u b इक्वल टू हो गया ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए ऊर्जा अपॉन आयतन। ऊर्जा कितनी निकल के आई है, अभी अभी आपने निकाला ऊर्जा को, ऊर्जा निकल के आई है आपकी हाफ Li स्क्वायर। तो ऊर्जा की जगह पे आपने लगा दिया
1/2 Li² अपोन आयतन। किसका आयतन? जिसकी ऊर्जा निकाल रहे हो, परिनालिका। परिनालिका का आयतन निकालोगे तो ये परिनालिका है, लंबाई कितनी है L, और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मान लो इसका है A। एक तरह से बेलन बन गया, तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई, इसका मतलब आयतन हो गया A इंटू L। ठीक है, ये आयतन हो गया उसका। अब हमको क्या करना है, हमें दो काम करने हैं इसमें। परिनालिका के लिए, क्योंकि आंसर जो लाना होता था, जब हमने, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, संधारित्र में आइए नोट करके, संधारित्र का जब हमने ऊर्जा घनत्व निकाला था, तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ऐसे ही हमें इसका ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो यानी संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा होती थी वो विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होता है, तो विद्युत क्षेत्र के पदों में आता है ऊर्जा घनत्व निकल करके। ऐसे ही परिनालिका के अंदर जो ऊर्जा घनत्व निकल करके आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र के पदों में आएगा, क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी बी के पदों में आएगा। तो हमें बी लाना है। अब बी कहां से आएगा? तो एक तो परिनालिका के लिए एल का फॉर्मूला लगा दूं। एल क्या होती है परिनालिका की? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, तो उसका फॉर्मूला लगा दूं। दूसरा, बी के फॉर्मूले से आई की वैल्यू निकाल के लगा दूं। तो देखिए परिनालिका के लिए आप जानते हो, परिनालिका के लिए तो पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं, परिनालिका के लिए बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। तो एक काम करो, आई की वैल्यू निकालो, तो आई हो गया बी अपॉन म्यू नॉट एन। तो आई तो आपने ये निकाल लिया परिनालिका के लिए, आई की वैल्यू आ गई बी अपॉन म्यू नॉट एन। अब एल अभी कल परसों डेरिवेशन कराया था, एल इक्वल टू होता था म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। अभी कल परसों डेरिवेशन कराया है हमने किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो उसका फॉर्मूला ये था। तो एल की वैल्यू ये आ गई, दोनों वैल्यू को उठा करके वहां पे पुट करिए, तो ऊर्जा घनत्व यूबी कितना हो जाएगा? यूबी 1/2 एल की जगह पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर, आई की वैल्यू आई है बी अपॉन म्यू नॉट एन, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। अपॉन में क्या चीज है? ए एल। चलो भाई नीचे ए एल और लिख लो। अब जो चीजें आपस में कट जाए उनको काट पीट कर लीजिए, ए एल से ए एल, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट। तो आपका जो यूबी की वैल्यू बच रही है वो आपको साफ दिख रही है, यूबी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आपका ऊर्जा घनत्व निकल के आ गया। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसकी और इसकी। आपको जब आप विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ोगे उसमें दोनों की ही बार बार जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से संधारित्र और परिनालिका की ऊर्जा को समझें और उसके बाद दोनों की ऊर्जा घनत्व को समझें। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और ये आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र के पदों में, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के पदों में। ऊर्जा यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर, ऊर्जा वहां पे हाफ एल आई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी धारावाही परिनालिका की ऊर्जा निकाल सकते हो, उसके ऊर्जा घनत्व को निकाल सकते हो। देखिए इसी वीडियो में आज बात कर लेते हैं किसकी? भंवर धारा की। वैसे भंवर धारा वाला टॉपिक जो है वो आपका सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम उसकी बात करते हैं क्योंकि उसका जो यूज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है। इसलिए भंवर धारा और उसमें आने वाले जो टर्म होंगे, उसमें जो उसके जो यूज होंगे उन पे बात करते हैं। एडी करंट, एडी करंट, एडी करंट क्या है? आपको ध्यान हो तो एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडल धारामापी। धारामापी दो तरह के पढ़ाए थे। उसमें एक चीज आई थी, जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो कंस्ट्रक्शन में मेन 3 बातें चलती थी कि सबसे अंदर एक आयरन की प्रोब थी,
उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का फ्रेम था और उसके ऊपर कॉपर वायर की एक कॉइल थी। ये तीन चीजें थी जिसको मैग्नेट, दो कॉनकेव टाइप के मैग्नेटिक पोलों के बीच में रखा गया था या फिर कहिए लटकाया गया था। तो यहां पर ये जो बीच वाला था एल्यूमिनियम का फ्रेम, ये क्यों यूज किया जाता है, ये बात थोड़ी सी आई थी और मैंने कहा था कि भाई इसको मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा जब एडी करंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय, कि ये एल्यूमिनियम का फ्रेम यानी जो कॉपर वायर हमने लपेटा था उस पर जो कुंडली बना करके एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, तो एल्यूमिनियम के फ्रेम को लेने की क्या जरूरत पड़ी थी, उस बात को समझना है। और वो हमारी समझ में तभी आएगा जब हम भंवर धाराओं को समझेंगे, एडी करंट्स को समझेंगे। देखिए एडी करंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित टॉपिक है आपका। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, अगर आप कोई कॉइल ले रहे हो, ये कोई कॉइल है, कॉइल का मतलब होता है एक तार लिया है और तार को आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार फॉर्मेट दे दिया आपने, वो लूप बन गई, ठीक है। अब अगर उस लूप से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और प्रेरित धारा बहने लगेगी। इस घटना को कहते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सेम बात है लेकिन वो कॉइल नहीं है, बल्कि अब आपने लिया एक मेटेलिक सीट, आपने एक धातु की कोई सीट ले ली है, धातु की एक सीट ले ली आपने, मान लीजिए ये एक धातु की सीट है, जैसे कि इसमें लिया था एल्यूमिनियम का फ्रेम, तो वो भी तो धातु का हो गया। तो धातु की एक सीट ले ली आपने, धातु की एक चादर ले ली आपने, जैसे पेज होता है ना, इस पेज की तरह आपने धातु की सीट ले ली है एक, और धातु की सीट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रही है। यानी आप या तो ऐसे मान लीजिए कि यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और हम एक धातु की सीट ले रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, ये हमारे पास धातु की सीट है, ये एक मेटेलिक सीट है और यहां चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अभी आप इसको ऐसे रख रहे हो तो इसमें से होकर के ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, और जैसे ही हम इसको घुमाने लगेंगे तो इससे जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार एक क्रम से परिवर्तन होगा, कि कभी कम होंगी, फिर जीरो, फिर ज्यादा, फिर ऐसे चेंज होता रहेगा। तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, जैसे कि यहां पे कॉइल से हो रहा था, यहां इस धातु की सीट से होता रहेगा। तो क्या होता है, जब किसी धातु की सीट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, और वास्तव में वो धाराएं इस तरह से होती है, वो क्या है, लूप टाइप की बना लेती है ऐसे करके। मान लो अब तो ये तो पूरी सीट है, तो सीट के अंदर इस तरीके से कुछ धाराएं उत्पन्न हो जाएगी जो आपको लूप जैसी दिखेंगी ऐसे करके, और जब आप वैसे देखोगे उसको ध्यान से तो वो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे पानी के अंदर भंवर पड़ जाता है ना, उस तरीके का। इसीलिए इन धाराओं को कहते हैं भंवर धाराएं। पानी के अंदर जो एडी देखा होगा, जब पानी टकराता है आपस में तो पानी के अंदर ऐसे भंवर टाइप के से पड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके की ये दिखने में आपको लगने लगती है, इसलिए इनको भंवर धारा और फोटो करंट भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के घटना क्या है, घटना वही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। वहां पर एक कॉइल थी, यहां पर एक सीट है, कि जब किसी सीट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें धाराएं उत्पन्न हो जाती है उस पूरी सीट के अंदर, और वो धाराएं दिखने में भंवर जैसी लगती है, इसलिए उनको भंवर धारा कहते हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम, यानी ये उस कॉज का अपोज करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है। तो ये होती है सब भंवर धारा। अब बात आती है इनके यूज की, कि इनका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है। देखिए उपयोग के लिए एक चीज बता दूं मैं आपको, सबसे पहले यहां एक शब्द और समझ लेना आप ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं लैमिनेटेड कोर, हिंदी में बोलते हैं पटलित क्रोड, ये हिंदी है उसकी। और अंग्रेजी वर्ड भी याद रखना, कभी कभी अंग्रेजी वर्ड हिंदी में लिख के आ जाता है, कई बार मैंने ऐसा देखा है। लैमिनेटेड, ऐसे करके अंग्रेजी को हिंदी में लिख के भी पूछ लेते हैं कई बार, लैमिनेटेड कोड, ठीक है। तो ये लैमिनेटेड कोड क्या होती है, या फिर हिंदी में कहिए तो पटलित क्रोध क्या होती है, इस चीज को हमें समझना है। और भी अच्छी तरीके से ये तुम्हारी समझ में कब आ जाएगा, जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मर आपका अगले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वैसे ट्रांसफॉर्मर आप जानते हो, ठीक है ना।
जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले एपरेटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर सब में लगा होता है। वैसा जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो आपके गली मोहल्ले के चौराहे पे भी रखा होता है। ट्रांसफार्मर का काम बोल के इसको कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम करने का होता है, जो तरीके का होता है, ठीक है। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी छोटे ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ जिसको तुम लोगों ने कभी खुलते हुए देखा होगा। और वो ट्रांसफार्मर आपका जैसे स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर खराब हो जाता है तो उसके अंदर से ट्रांसफार्मर फूक गया है तो वो ट्रांसफार्मर वहाँ से निकलता है, तो हम उसकी अभी बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर किसी धातु की एक शीट का यूज किया जाता है, लेकिन धातु की एक पूरी शीट यूज न करके क्या करते, पतले पतले वेफर्स टाइप के यूज करते हैं। वेफर्स का मतलब होता है पत्ती टाइप की, पतली पतली पट्टी होती है, और वो भी देखो इस तरीके की ई टाइप की पत्ती होती है। आप जब देखोगे ट्रांसफार्मर को खुला हुआ तो इस टाइप की पत्ती होती है उसमें, और इस टाइप की पत्ती एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख करके इतना मोटा उसको बना लिया जाता है, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से फंसा करके उसको इतना मोटा बना करके बोल्ट कस देते हैं उसमें। जब आप ट्रांसफार्मर खराब हो जाए कभी देखोगे खुला हुआ तो ऐसी ई टाइप की पत्ती निकलेगी बहुत सारी, और उन पर वार्निश कर दी जाती है। तो अब इतनी अलग अलग पत्तियां लेकर के उनको इकट्ठा किया, वार्निश करके इकट्ठा किया, क्या जरूरत थी एक लोहे का इतना बड़ा पीस ले लेते, इतना मोटा पीस ले लेते। तो ऐसा क्यों नहीं करते, उस बात को समझने की कोशिश करिए। एक्चुअल में ये धातु की पट्टी है। अब अगर इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धारा उस कॉज का अपोज करती है, उस कारण का अपोज करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इनके अंदर भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो, भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो। अब आप कहोगे कि धारा को कैसे कम किया जाए, तो धारा को कम करने का एक ही तरीका प्रतिरोध बढ़ा दो। भाई धारा को कम करने का क्या तरीका है, प्रतिरोध बढ़ा दो, और प्रतिरोध बढ़ाने का तरीका है कि तार की लंबाई बढ़ा दो। अब वहां तो तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कहते हैं उसके पाथ को बढ़ा दो। अब पाथ बढ़ाने का मतलब क्या है, आपने उसको एक पत्ती टाइप पे भी न लेकर के स्लॉट्स बना दिए उसमें, इनको स्लॉट्स कहते हैं। उससे क्या फायदा हुआ, ये जो अभी ऐसे करके चल रहा था धारा का वो अब ऐसे स्लॉट में चलेगा तो एक तरह से उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब स्लॉट्स में चलेगा तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने का मतलब प्रतिरोध को बढ़ा दिया, और प्रतिरोध बढ़ गया तो भंवर धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी एक और बात, वार्निश जो होती है ना, वार्निश का काम इंसुलेट करने का होता है। आपने देखा होगा जब मोटर वगैरह फंस जाती है तो उसे भरते तो एक तार होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक या कागज या कपड़ा लगा हुआ नहीं होता, उसको नंगा तार कहते हैं, नेक्ड वायर। और उस वायर को बहुत सारी कॉइल बना करके और तब मोटर के अंदर भरा जाता है, लेकिन उससे पहले उस पर वार्निश डाल दी जाती है। वार्निश एक लिक्विड टाइप का होता है, और जब उस किसी के ऊपर उसको डालते हैं तो वो उसके ऊपर एक लेयर या एक परत टाइप की बना लेता है। जो काम आपका कागज, कपड़ा या प्लास्टिक करती, वही काम यहाँ वार्निश कर रही है। आपने देखा होगा जब वो कनेक्शन वगैरह करते तो तांबे का तार भले आता है लेकिन वार्निश हुआ आता है तो उससे चाकू से थोड़ा छील करके तब करते जिससे वार्निश लगी हो तो वो हट जाए। तो वास्तव में वार्निश इंसुलेट करने का काम करती है उस वायर को। ऐसे ही इन पत्तियों के ऊपर वार्निश डाल दी जाती है, इसका मतलब उसको इंसुलेट करने का काम करते हैं। वार्निश एक तरह से रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम कर रही है, प्रतिरोध को बढ़ाने का काम कर रही है, जिससे वहां भंवर धाराएं क्या हो जाएं, कम हो जाएं। तो ऐसी जो पत्ती होती है उन पत्तियों को कहते हैं पटलित क्रोध। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लैमिनेट कोर का क्या मतलब है, पटलित क्रोध का क्या मतलब है, तो आप उसमें यही बताओगे कि पटलित क्रोध सबसे पहले तो कोई धातु का एक बड़ा पीस न होकर के इसमें धातु की पतली पतली ई आकार की पत्तियां ली जाती है, स्लॉट्स युक्त पत्तियां ली जाती है, जिससे कि भंवर धाराओं का पाथ बढ़ जाता है और उनको वार्निश करके एक इकट्ठा रख करके किया जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाए और भंवर धाराएं कम हो जाए। यही यूज है इन पटलित क्रोध्स का, ठीक है। चलिए अब और यूज की बात करते हैं, भंवर धाराओं का और क्या यूज है। देखिए सबसे पहला यूज एक और, उसको बोलते हैं वैसे डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब अवमंदन, अवमंदन, और अंग्रेजी में और एक और बात यूज करते हैं डेड बीट्स।
डेड बीट्स का मतलब है अगर कहीं ऑसिलेशन हो रहे हैं, दोलन हो रहे हैं, तो उनको दोलनों को खत्म कर दिया जाए। डेड माने मार दिया जाए उनको, ठीक है ना। डेड बीट्स गैल्वेनोमीटर, तो वही मैं उसी पॉइंट पे लौट के आ रहा हूं जो गैल्वेनोमीटर वाला पॉइंट था। या फिर वहां कहते हैं डैम्पिंग अवमंदन। अब क्या रूल है और क्या मतलब है इसका, दोनों बातों को समझिए। देखिए, जैसे ही आप इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करते थे, ये कॉइल ये फॉस्फर ब्रांच की वायर से लटकी हुई होती थी, इस पे एक टॉर्क लगता था और टॉर्क की वजह से ये रोटेट करने लग जाती थी, लेकिन एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगता था अब विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में उधर टॉर्क लग रहा है तो ये पहले ऐसे जाती थी विपरीत दिशा की वजह से, फिर ऐसे। तो इस तरह से जो कॉइल है वो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में ऐसे ऐसे घूमती रहती थी बहुत देर तक, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। समझ रहे हो बात को? यानी ये जो कॉइल है लटकी हुई है उसके बीच में वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी बहुत देर तक, और आप काय का इंतजार कर रहे हो? आप इंतजार कर रहे हो अगर ये रुके तो मैं रीडिंग नोट करूं, अगर ये रुके तो मैं उस स्पॉट को नोट करूं कि ये कहां जाके रुक रही है, उसका डिफ्लेक्शन कितना है। मान लो सेकंड टाइप का था तो सेकंड टाइप की बात करोगे तो उसमें एक इंडिकेटर लगा देते तो जो कि एक सर्कुलर स्केल पर घूमता था। तो आप इंतजार कर रहे हो कि ये रुके तो मैं उसको नोट करूं इसका डिफ्लेक्शन कितना है, लेकिन वो रुकी नहीं रही है। कभी इधर आ जाती है तो उधर चली जाती है, इधर आ जाती है उधर चली जाती है, और उसको रुकने में बहुत समय लग जाता है। स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम वेस्ट करता है। उस चीज से बचने के लिए क्या कर दिया गया है, उस चीज से बचने के लिए इस कॉइल को एक एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट दिया गया है। एल्यूमिनियम के फ्रेम की क्या खासियत होती है, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगा और चुंबकीय क्षेत्र में वो घूमेगा तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि आप बता रहे हो इस बात को कि अगर किसी कुंडली से संबंधित चुंबक, कुंडली ना कहते किसी धातु की सीट से संबंधित, तो धातु की सीट ही तो हो गई एल्यूमिनियम का फ्रेम, तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो गई, और भंवर धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न हो रही थी इसके घूमने की वजह से। उसका मतलब उसके घूमने का विरोध करेंगी, और घूमने का विरोध करने का मतलब उसे रोकना चाहेंगी। यानी एल्यूमिनियम का फ्रेम रुक जाएगा, एल्यूमिनियम का फ्रेम रुक जाएगा तो उसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा हुआ है वो भी रुक जाएगी कॉपर वायर की कॉइल, तो स्टूडेंट बहुत जल्दी ही रीडिंग ले लेगा। अगर यहाँ एल्यूमिनियम का फ्रेम नहीं लगाते तो इसे रुकने में बहुत टाइम लगता, समझ गए ना, और सही तरीके से रुकता भी नहीं तो डिफ्लेक्शन अच्छा पढ़ाई नहीं जाता। एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा देने से वो बहुत जल्दी रुक जाएगा और डिफ्लेक्शन भी अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इसी चीज को, वो जो रुक जाती है उसी चीज को कहते हैं डैम्पिंग, उसी को कहते हैं अवमंदन। बात समझ आ गई? दूसरा इसका यूज और समझिए, एक होता है प्रेरण भट्टी, इंडक्शन फर्नेस कहते हैं इसको। प्रेरण भट्टी, भट्टी के नाम सुना होगा तो समझ गए होंगे भाई, केमिस्ट्री में कई तरह की भट्टी पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। और भट्टियों का काम होता है किसी भी धातु को पिघलाने का। जब किसी धातु को तुम्हें पिघलाना होता है तो भट्टी में पिघलाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेरण भट्टी। अब प्रेरण शब्द आया तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक तरह से। अब प्रेरण भट्टी का मतलब यह है कि ये कोई धातु की शीट है और इस धातु की शीट को तुम पिघलाना चाहते हो, किस विधि से? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की विधि से। क्या करेंगे आप? इस धातु की शीट से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे। मान लीजिए आपने प्रेरण भट्टी के अंदर इस धातु की शीट को रखा और वहां पर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जो कि क्या हो रहा है, बार बार या तो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा तो ये जो धातु की शीट है ये उसमें घुमाई जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र अपनी जगह पे, भाई दो चीजें होती हैं, आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराना चाहते हो। अब चीजें दो हैं, या तो कॉइल को घुमाओ, धातु की शीट को घुमाओ, या धातु की शीट को तो जैसे है वही रख दो, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ। मेन बात है इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, और जब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धाराएं उस कॉज का अपोज करती है जिससे उत्पन्न होती है, यानी इसके घूमने का विरोध करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो अब आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए हम इसी को घुमा रहे हैं, यहां चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है और इसमें ऐसे हैंडल लगा करके बाहर से घुमाने लग रहा है इसको, इस सीट को जिसको पिघलाना था उसको घुमाने लग रहे हैं, ये घूमता जा रहा घूमता जा रहा है, इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो रही है। भंवर धारा उस कॉज का अपोज कर रही है जिससे उत्पन्न हो रही थी, किसका? इसके घुमाने का। लेकिन आप नहीं मान रहे, आप तो घुमाते चले जा रहे हो, हाथ से घुमा रहे, चाहे किसी
दूसरे तरीके से इंजन से बेल्ट चढ़ा करके घुमा रहे सही से, आप इसे लगातार घुमाते जा रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर हीट पैदा होती चली जाएगी। भाई उसके अंदर एडी करंट पैदा प्रोड्यूस हो रही है जो विरोध कर रही है घुमाने का, लेकिन आप फिर भी घुमा रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न होती चली जाएगी, और ऊष्मा की वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाएगी, हीट की वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाएगी कि धीरे धीरे ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा और ये अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और लास्ट में ये पिघल जाएगी। तो इस तरह की जो भट्टी होती है उनको कहते हैं प्रेरण भट्टी। बात समझ में आ गई थी? ऐसे ही होती है प्रेरण इंडक्शन मोटर। मोटर का काम क्या होता है भाई? मोटर का काम होता है किसी चीज को घुमाने का। आप लोगों ने देखा होगा मोटर, किसी में भी मोटर लगा दो, पंखे में मोटर लगी है, पंखा घुमा दिया। आपको चारा कूटने वाली मशीन चलानी है, उसको किसी मोटर से पटा चढ़ा करके उसको घुमा दिया। तो मोटर का काम होता है मेनली घुमाने का। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे मोटर घूमने लग जाएगी, और फिर मोटर पर कोई भी पुली चढ़ा करके, बेल्ट चढ़ा करके आप किसी भी चीज को रोटेट कराने का काम कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रेरण मोटर का। क्या इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है? इंडक्शन मोटर भंवर धारा के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें क्या करते हैं, जिस चीज को आप घुमाना चाहती हो, मान लीजिए कोई एक रोटर उसी को कहते हैं, घूमने वाली जो चीज होती है उसे रोटर कहा जाता है। उसके अंदर रोटर लगा हुआ है और उस पर आपने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो वो एक धातु की सीट है, और धातु की सीट बाहर से चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा अप्लाई किया है, वो क्या कर रहा है, वो लगातार बदल रहा है। इसका मतलब धातु की सीट या कोई रोटर है, उस रोटर से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धारा उस कॉज का अपोज करेंगी कि कौन से कॉज का, जिससे उत्पन्न हो रही है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन कर रहे थे उस परिवर्तन का विरोध करेंगी। अब परिवर्तन मतलब चुंबकीय फ्लक्स तो हम बाहर से परिवर्तित कर रहे हैं, विरोध कैसे हो, इसलिए अब उसका विरोध नहीं हो पाएगा, तो उसका विरोध करने के लिए ये क्या होंगी, उसकी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी, रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाएगा, यानी ये घूमना शुरू कर। हम तो यही तो चाह रहे थे भाई, मोटर का काम ही क्या है, मोटर का काम है किसी भी चीज को घुमाने का। तो वो घूमने लग गया रोटर, अब रोटर से आगे एक शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट पर पुली लगा करके बेल्ट चढ़ा के जो भी काम आप करना चाहते हो उस काम को आप कर सकते हो। ये प्रिंसिपल होता है प्रेरण मोटर का, यानी ये भी किस पे काम कर रहा है, भंवर धाराओं पर, एडी करंट्स पर। इसके अलावा ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होती है, विद्युत ब्रेक जो है ये भी इसी तरीके से काम करती है। कैसे काम कर रही है, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह इलेक्ट्रिक ब्रेक का यूज कर रही हूं, लेकिन जहां यूज किया जाता है वहां की बात की जा रही है। मान लो ट्रेन में यूज कर रही हूं, तो उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है किसी धातु का, और धातु का जो सिलेंडर होता है वो पहिए के साथ लगा होता है, पहिए के साथ फिक्स है वो सिलेंडर, ठीक है। अब पहिए के साथ पहिया ऐसे घूम रहा है, धातु का सिलेंडर उस पर चिपका हुआ है, फिक्स है, धातु का सिलेंडर भी घूम रहा है पहिए के साथ। जैसे ही आपको ब्रेक लगानी है, आप क्या करते हो, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो अब वो धातु का पहिया घूम रहा था, पहिए के साथ ही क्या घूम रहा है, रोटर, वो सिलेंडर घूम रहा है, और सिलेंडर पे आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई हुआ, लेकिन सिलेंडर उसमें घूम रहा है, इसका मतलब उस सिलेंडर से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी, और भंवर धारा उस कॉज का अपोज करती है जिससे उत्पन्न होती है, यानी घूमने की वजह से वहां उत्पन्न हो रही है, तो घूमने का विरोध करेंगी, उसे रोकने का प्रयास करेंगी। तो वो सिलेंडर को रोकने का प्रयास करेंगी, लेकिन सिलेंडर फिक्स है किसके साथ, पहिए के साथ, इसलिए पहिए को रोकेंगे। अब एक पहिए पे नहीं होगा, बस ट्रेन के बहुत सारे पहियों पे ऐसा लगा दिया जाएगा, तो पूरी ट्रेन उसके साथ रुक जाएगी। ये प्रिंसिपल होता है किसका, विद्युत ब्रेक का। तो आप भंवर धाराओं को समझ सकते हो, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनके यूज क्या है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर के आज का जो टॉपिक रहा हमारा, धारावाही परिनालिका की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, भंवर धारा और उसके उपयोग, जिसमें कि ये पटलित क्रोध वाला जो पॉइंट था उसको जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे अक्सर एग्जामिनर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें भी पटलित क्रोध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।